Welcome to my channel Tansuman Classes. So class 7 today we read chapter number 9 in your civics book and the name of the chapter is India and Democracy. It means आज हम हमारे civics का आज हम last chapter read करने वाले हैं और chapter है last, इसलिए आपसे ये बात करनी भी ज़रूरी है कि इस चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिले और आप हमें सजेशन बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि अब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमसे, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो। सो हम देखते हैं कि हम आपके लिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियो बना सकते हैं। तो ये तो आपको हमारी हेल्प करनी होगी कि आप हमें ये ज़रूर बताइए, ठीक है। और रही बात चैप्टर की, तो चैप्टर वो है जो कि हमें बहुत इजी लगेगा और इंडिया के बारे में है, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई चैप्टर रीड करते हैं ना, तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड कि भाई इंडिया है तो इसमें डेमोक्रेसी किस तरीके की है ना। तो फर्स्ट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज द सिटीजन एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग। वो सरकार जिसमें कि लोकतंत्र, इट मीन्स भारत का जो लोकतंत्र है, आज हम उसके बारे में रीड करने वाले हैं। और डेमोक्रेसी जो है वो रेफर करता है एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पे कि इंडियन सिटीजन जो है वो अपने पावर को यूज करते हैं और उनके पास कौन सा पावर है? यस, उनके पास पावर है वोटिंग का। इट मीन्स जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच विथ 140 करोड़ पॉपुलेशन। अब तो हमारी जनसंख्या भी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है और हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच 140 करोड़ पॉपुलेशन एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल द पीपल टू मेक द डिसीजन। ये बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी जनसंख्या में कि किसी को डिसीजन लेने के लिए। तो हमने क्या किया? हमने किया हमारे सरकार को चुनना शुरू। सो थॉट द पीपल रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, हम उनको गवर्नमेंट बनाने का अनुमति देते हैं, हम उनको गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। सो द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल सरकार चुनी जाती है और पीपल जिसे वोट करते हैं उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। जो जीती हुई पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है। अब बात करते हैं हम हमारे देश की। तो इंडिया विदाउट एनी डाउट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो वो इंडिया में ही है। और इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब भारत इज अ कंट्री इन साउथ एशिया की बात करें तो भारत इज अ कंट्री, इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एज जून 2023। यानी 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है भारत। आज हम इसी के बारे में रीड करेंगे कि जो हमारा देश है इंडिया जो है उसमें कैसी डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, रिलीजन कैसे काम करता है उसमें, और उसके सामने फ्यूचर जो चैलेंजेस हैं वो उसके सामने क्या क्या है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अब तो कर ही दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है ना बेटा, जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे कभी एग्ज़ाम होता है ना, आज हमारे पास टाइम भी है थोड़ा सा, तो हम बात करते हैं कि जब हमें हमारे एग्ज़ाम होते हैं और हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाते हैं तो वी फील वेरी गुड ना, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आज वैसा ही कुछ हमें भी महसूस हो रहा है क्योंकि चैप्टर 9th लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, सिविक्स का। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट है। तो आई थिंक आप सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से रीड भी किया होगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया है। फिर भी आप लोग हमें सजेशन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। शुरू करते हैं चैप्टर इंडिया एंड डेमोक्रेसी। इंडिया यानी भारत आप सबको पता है और डेमोक्रेसी इट मीन्स लोकतंत्र।
तो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड अ ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। हमारा जो देश भारत है ना, वो शुरू से ही उसकी एक परंपरा रही है। ट्रेडिशन इट मीन्स परंपरा। उसका हमेशा से ही रहा है कि वो एक नॉन वायलेंस कंट्री रहा है, और हमेशा टॉलरेंस यानी माफ़ी देने वाला, यानी हमारे देश में हमेशा एक टॉलरेंस का अपनाया गया है तरीका, है ना, क्षमा या क्षमा देने का, और अहिंसा का मार्ग अपनाया गया है। सो व्हेन वी वॉन इंडिपेंडेंस वी राइटली डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने का डिसाइड किया। इट मीन्स हमने लोगों के द्वारा लोगों की सरकार को चुनना पसंद किया। इट इज़ अ ट्रू दैट ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। हर हालात में, हर कंडीशंस में ये हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है हमारे देश को एक लोकतंत्र सरकार में बनाने का, उसको मजबूत रखने का। तो स्टिल आर डेमोक्रेसी हैज़ बीन सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी हम कामयाब रहे हैं। एंड देयर इज एट द सेम टाइम एज नीड ऑफ इम्प्रूव द सिचुएशन सो दैट मे हैव आइडियल डेमोक्रेसी। हमने हमेशा से ही ये प्रयास लगाए हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत हो, लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रहे वो। और बात करें इंडिया, even today does not have a social equality in the strict sense of the term। लेकिन आज भी सरकार, आज भी इंडिया में जो हमारे इक्वलिटी की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लैक मानना, कहीं ना कहीं हम कमी महसूस करते हैं। वी स्टिल हैव अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, वी ऑल्सो हैव अ इकोनॉमिक डायपर्टिस। we have to work hard for the bring economic justice, यानी डिस्पार्टीज हैं हमारे, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, ऑल द चैलेंजेस हैं। और ये सभी चैलेंजेस हमारे सामने, इंडिया के सामने हैं। सो मस्ट वी मीट विद द इंडिया इज टू बी कॉल्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी। और इन सबको अपनाने के बाद, इन सब के होने के बावजूद इंडिया में एक ट्रू डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, एक जीवंत लोकतंत्र है। अब हम जीवंत लोकतंत्र की बात करें तो देखिए, इंडिया फॉरवर्ड हो रहा है ना, तो इंडिया आगे की तरफ उन्नति कर रहा है। बहुत बहुत जल्द हम बहुत सुप्रीम पावर बनने वाले हैं। तो ये इंडिया में तभी हो सकता है जब इंडिया में टॉलरेंस अपनाया जाए, ठीक है, नॉन वायलेंस अपनाया जाए। और ये सब कब हो सकता है? जब हम साथ इकट्ठे हों, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, है ना, ये सब झगड़े बंद हो। तो इंडिया स्पाइट्स अबव मेंशन शॉर्ट कमिंग, इंडिया इज ग्रोइंग इनटू अ हेल्दी डेमोक्रेसी। और बहुत ही स्वस्थ अगर बात करें तो लोकतंत्र बनने वाला है। पीपल इन इंडिया हैव शोन एज अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ टॉलरेंस एंड रेस्ट्रेंट। यानी हमारा जो भारत है ना, वो हमेशा से ही एक बहुत अद्भुत रहा है। और ये है जीवंत लोकतंत्र के लिए अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। यानी इसमें इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी ये एकजुट होकर सभी के लिए काम करना, सभी को एक मिसाल कायम करना, ये सिर्फ भारत के लिए ही पॉसिबल है। सो सेवरल जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज हैव बीन हेल्ड सक्सेसफुली। आप सबको पता है हमारे जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा हो और चाहे स्टेट असेंबलीज के हो, वो बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे से होते हैं। इट मीन्स हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। एंड पीपल हैव इलेक्टेड एबल रिप्रेजेंटेटिव्स टू रिप्रेजेंट देम। और सरकार को रिप्रेजेंटेटिव जो हम देते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंडिया के पास में, इंडिया विदाउट एनी डाउट, है ना, इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बट वी हैव, हमारे पास में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इतनी पॉपुलेशन में अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन होने के बाद भी हम क्या करते हैं? हम वोट करते हैं, है ना। हमारी वोटिंग जो पावर होती है ना, वही हमारी गवर्नमेंट को चूज़ करती है। इट मीन्स हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए हम देते हैं। अब जब गवर्नमेंट बनती है तो वो सभी के लिए एक जैसा काम करती है बच्चों। वो कोई जाति और धर्म को बिलीव नहीं करती है, यानी जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करती है, तभी एक राष्ट्र शक्तिशाली होता है।
तो people have elected able representative to represent them, even those who are illiterate. अब यहाँ पे illiterate से it means जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी वोट देगा. एंड वाइस चॉइस एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस दे हैव अदर थॉन अथॉरिटिज्म लीडर्स जो होते हैं, जो अथॉरिटी लीडर्स होते हैं. तो आपको बताएं, हम जो हमारी करप्ट गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट हैव बीन वोटेड आउट ऑफ पावर. अब आपको मैं बताऊं, जो गवर्नमेंट करप्ट होती है ना, उसको लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शंस का टाइम आता है ना, तो हम हमारी चॉइस के अनुसार इलेक्शन में उसको चूज करते हैं. किसको? हम लीडर को चूज करते हैं. तो जो ईमानदार लीडर है ना, उसे को ही चूज करके आगे भेजा जाता है, ताकि वो देश के लिए अच्छा काम कर सके. ठीक है. तो जो भी करप्टेड होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, है ना, या जो जाति धर्म के नाम पे हमें लड़वाते हैं, हम उसको दूर रखते हैं. सो लीडर विथ इंटीग्रिटी एंड अ क्लीन इमेज हैव बीन रिवॉर्डेड. आपको पता है, जो भी नेता अगर साफ सुथरा होगा, यहाँ पे साफ सुथरे का मतलब ये है कि वो क्लीन इमेज वाला हो, जो और लोगों में उसकी छवि अच्छी हो, और वही सरकार को अच्छे से चला सकता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, और यही एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी हैव सीन दैट अ साउंड पब्लिक ओपिनियन is an important condition of the successful working of an democracy. हमारे जो पब्लिक ओपिनियन है, जो लोगों की सोच है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. उसकी जो कंडीशन है, वो एक ट्रू डेमोक्रेसी को वर्क करने में बहुत हेल्पफुल होती है. अ फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इज नॉट एन ईजी टास्क. और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिसमें कि आपको क्या हो, आपको कुछ नेताओं को बड़ा सोच समझ के चूज करना पड़ता है. देर आर मैनी एजेंसीज दैट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन पब्लिक ओपिनियन. द प्रिंट मीडिया, हाँ मैं बताऊं, जो लोगों की सोच होती है ना, उसको जगाने की भी ज़रूरत होती है. पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है. तो इलेक्शंस के टाइम में प्रिंट मीडिया जो है, अच्छा प्रिंट मीडिया में क्या क्या शामिल होता है, उसमें मैगजीन्स शामिल होंगे, न्यूज़पेपर शामिल होंगे, प्रोडिकल्स जो समय समय पे जो निकलने वाले अखबार में खबरें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और इलेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज के समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसी भी चीज़ को बताने में, उसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सिनेमा है ना, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी आपको साथ में हेल्प करते हैं. रिलीजन है, पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं आपके माइंड को सेट करने में. इट मीन्स ये सभी वो एजेंसीज हैं जो कि हमारे ओपिनियन को क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो होते हैं ना, उसको फॉर्मुलेटिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं. अगर कोई भी नेता होता है, उसके बारे में उसकी छवि बनाने में ये सब बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं. सो दीज एजेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एक्टिव इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. हम देखिए, हम टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, सिनेमाज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तभी तो हमें खबरें पता चलती है. तो हमारे देश में जो कुछ भी होता है, वो हम सब देखते हैं, आसपास देखते हैं. इन सबको हम ध्यान में रखते हुए अपना वोट देते हैं, और उसी से सरकार बनती है. अब रिलीजन की बात करते हैं आपसे. तो देखिए, हमने अभी अभी बात करी रोल ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की, है ना. तो जो जीवंत लोकतंत्र वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है हमारे प्रिंट मीडिया की हेल्प से. हमारा जो पब्लिक ओपिनियन बनता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें रोल ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, तो बेटा रिलीजन जो है ना, इट मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है समझना? देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिलीजन प्ले इन अ डेमोक्रेसी. देखिए, ऑल रिलीजन्स टीच यूनिवर्सल ब्रदरहुड. आपको पता है, जो ब्रदरहुड है ना, सारे यूनिवर्सल ब्रदरहुड में ही बिलीव करते हैं. हम सब एक हैं, हम सब भाईचारे से रहें. नॉन एडवोकाट्स जो होते हैं हार्टेड और वायलेंस, यानी हमें किसी धर्म, किसी जाति, है ना, किसी अहिंसा को नहीं अपनाना चाहिए. और हमें क्या है, हमें वायलेंस का रास्ता तो कभी अपनाना ही नहीं चाहिए.
ईच टेल हिज फॉलोअर्स टू प्रमोट पीस एंड लव। हर कोई धर्म गुरु जो होते हैं, हर कोई धर्म जो है वो हमें शांति और प्यार से रहना सिखाते हैं, है ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना। तो रिलीजियस बुक एंड डिस्कोर्स ऑफ सन्स हैव बीन डीप इम्पैक्ट ऑन द थिंकिंग ऑफ। आपको पता है जो हमारी रिलीजियस बुक्स होती है ना, वो कभी ये नहीं कहती कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, या वो कभी ये नहीं कहती कि आप दूसरे धर्मों का आदर ना करें। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी भी एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं, है ना, जो धर्म गुरु होते हैं, वो भी हमें अच्छी चीजें ही बताएंगे। तो रिलीजियस लीडर्स ऑफ्टन एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन करंट अफेयर एंड सोशल प्रॉब्लम। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज, है ना। करंट अफेयर्स के बारे में हमें बताते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। सो दस रिलीजन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। और ये भी सबसे बड़ा एक कारण होता है कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं ना, जैसे कथा, कभी आपने सुना होगा, कथा सुनाते हैं, है ना, धर्म के बारे में बात करते हैं, वो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं आपसे, अपनी सोच बताते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। उससे भी एक पब्लिक ओपिनियन बनता है जो कि एक ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने में हेल्पफुल होता है। तो पीपल एक्सेप्ट देयर रिलीजन लीडर्स टू गाइड देम। और हर कोई ये सोचता है कि जो हमारे रिलीजियस लीडर है वो हमें गाइड करे कि कौन से नेता अच्छे हैं, या हमारी सरकार को क्या काम करना चाहिए, या हमारे साथ ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनको गवर्नमेंट कैसे दूर करे। इन सब में भी रिलीजियस लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सो सम मिसगाइडेड। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि आप आपस में बैर रखें, आपस में लड़ाई झगड़ा करें, और कोई ये नहीं कहता कि आपस में आप एक दूसरे को ख़त्म करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिलीजियस हेड होते हैं ना, वो मिसगाइड भी कर देते हैं, है ना, टेंशन दे देते हैं समाज को, सोसाइटी में आपस में बैर, आपस में लड़ाई झगड़ा करा देते हैं धर्म के नाम पे। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अंडर द इन्फ्लुएंस पीपल बिगिन टू फाइट ईच अदर। और ऐसे जो मैंने कहा, अगर कोई धर्म गुरु या कोई धर्म आपको बोलता है कि आपस में आप झगड़ा करिए, या आपस में आप एक दूसरे को, लोगों की जो सोच होती है ना, अलग अलग धर्मों की जो सोच होती है उसमें झगड़ा करवा देता है। सो दिस इज वेरी डेंजरस, एज सच डिवाइस थिंकिंग हैज़ नो प्लेस इन डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी में कोई भी जगह नहीं रखता है, ये बहुत डेंजरस होता है। ये सोच रखने वाले लोग एक ट्रू डेमोक्रेसी को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो while wise religion leaders are assets to the society, रिलीजियस एलिमेंट शुड ऑलवेज बी डिस्करेज्ड, है ना। तो हमें ऐसे धर्म गुरुओं जो होते हैं ना, उनसे हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और दूर क्यों रहना चाहिए? बिकॉज ये हमारे सोसाइटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। आपको पता है, हमारी अगर डेमोक्रेसी की बात करें ना, तो देखिए देखिए, लोकतंत्र में मैंने अभी अभी आपको बताया कि कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। हमारे जो धर्म होते हैं वो हमें ये नहीं कहते कि आप एक ही धर्म को मानो या दूसरा धर्म कहीं कम है ना। वो हमें सिखाते हैं भाईचारा। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ गुरु जो लोग होते हैं वो आपस में उनके मिसगाइड भी कर देते हैं लोगों को। तो इन चीज़ों को हमें डेमोक्रेसी में जगह देनी ही नहीं चाहिए। इट मीन्स राजनीति को धर्म से दूर रखना चाहिए। और धर्म और राज्य जब अलग होंगे ना, तभी एक ट्रू डेमोक्रेसी काम कर सकती है। इट मीन्स हमारा जो धर्म है और हमारा जो राज्य है वो हमेशा अलग रखना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया रूल ऑफ रिलीजन में। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस, यानी हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आ रही हैं। और चैलेंजेस है, हमारे पास कास्टिज्म है, हमारे पास पॉलिटिकल वायलेंस भी होता है कभी कभी, और करप्शंस भी हो जाते हैं। तो रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी कभी कभी काम करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस जो होते हैं ना, ये हमारे ट्रू डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं।
तो जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, है ना, प्रिपेयर सिटीजन फॉर द कंट्री। देखिए, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज क्या करते हैं, वो आपको शिक्षा देते हैं, आपको एक प्रिपेयर करते हैं एक अच्छा सिटीजन, है ना, देश को मिले। तो द बुक्स दैट वी रीड इन्फ्लुएंस आवर माइंड, और जो किताबें हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती हैं, है ना। यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब है आपको प्रभावित करती हैं। So the educational institution and books play a vital role in the democracy. Yes, true. यानी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें किताबें जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन। यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी एक बहुत बड़ा ग्रुप जो होता है ना बच्चों का, वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, मोस्टली ड्यू टू द प्रॉवर्टी। और अधिकांश जो गरीब होते हैं या क्या करते हैं, उनको कभी कभी एजुकेशन मिलती नहीं है। और वो क्यों नहीं मिलती? On the purposes of the every elected government to should provide quality education to all children। और हमारी वन ऑफ द priorities की बात करें, हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी है, वो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो एक बेटर एजुकेशन दे, एक क्वालिटी एजुकेशन दे, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ अ कंट्री, वो अच्छे से पढ़ सके। और जब बच्चा पढ़ लिख जाता है ना, तो वो धर्म से काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, उसकी सोच ऊंची हो जाती है, ठीक है। और बेटर एजुकेशन लेने से एक अच्छा सिटीजन भी बनता है। सो हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक काम भी किया है एजुकेशन में। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व यानी सभी, ठीक है। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है ना, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को एक बेटर लाइफ देने के लिए। और ये अभियान चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, एजुकेशन फॉर ऑल इज अ मस्ट फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी डेमोक्रेसी। आप ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के हैं ये, लेकिन यहाँ पे स्कूल में आकर सभी एक ही जगह को फॉलो करते हैं, यानी शिक्षा का मंदिर, ऐसा जहाँ पे कि सभी को समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो एवरी कंट्री हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशंस, ठीक है। सो दीज इंक्लूड कल्चरल, रिलीजियंस, इकोनॉमिक एसोसिएशंस। कैन नेम सम ऑफ देम? आप कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं? देखिए, हमारी जो जाति है, धर्म है, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, वो सबके अलग अलग है। दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, और ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में। अनलाइक अ डिक्टेटरशिप विच हैज़ नो रूम फॉर पब्लिक। अब यहाँ पे डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है? यहाँ पे दैट मीन्स डिक्टेटरशिप वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कि पब्लिक ओपिनियन लिया ही नहीं जाता है, लोगों से कुछ विचार ही नहीं किया जाता है। ऐसे गवर्नमेंट जहाँ पे कि डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है ना। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जहाँ पे कि आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपसे कोई इलेक्शन में वोट नहीं देने दिया जाएगा, वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, है ना। वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कि जनता को आपको अपना लीडर चुनने का अधिकार नहीं होता है, और आप उस चीज़ के लिए आज़ाद नहीं होते हैं। It is a form of government where a single individual or a group of people have some power without any limitations to the constitutional authorities. No election occur in the dictatorship, यानी कोई इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपके ओपिनियन को लिया ही नहीं जाता है, और a dictator impose her his will on the people, destroying their इनिशिएटिव एंड कर्बिंग देयर फ्रीडम। लोगों का जो फ्रीडम होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लोगों से कोई भी उनका ओपिनियन नहीं लिया जाता है। तो जो डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होती है ना, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके पास खुद की ही एक अथॉरिटी पावर होती है। इवन टुडे वी कैन सी मैनी एग्जांपल्स ऑफ सच अनडेमोक्रेटिक रिजाइम्स अराउंड द वर्ल्ड, और हमें कभी कभी ऐसा देखने के लिए भी मिलते हैं।
बट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड, लेकिन हम डेमोक्रेसी की बात करें ना बच्चे, तो वी आर वेरी लकी कि हमें हमारे सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा मौका दिया है। हमारा जो संविधान है उसमें हमें हमारे गवर्नमेंट को चूज करने के राइट्स हैं। सो द डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड प्रमोट्स लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जिसमें कि हमें आज़ादी है, समानता का अधिकार है, ठीक है, or tolerance to another important attribute of democracy, or we have developed a sound tradition of democracy. Our constitution tries to promote judiciary, liberty, equality, है ना, आपको बताएं, फर्टिनिटी। सो इट इज़ नॉट अ प्लेज ऑफ टू प्रोटेक्ट अ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी मैं आपको बताऊं, हमें इतना अच्छा मौका मिला है, हमें आज़ादी का है, हमें बोलने का है, हम हमारे न्याय का अधिकार है हमें, ठीक है, बट ऑल्सो इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और हर एक व्यक्ति की डिग्निटी का भी इंश्योर किया जाता है। सो वी आर वेरी लकी कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड enlightened people with a wise and selfless leadership, honest public political parties free from the narrow considerations of the communalism, casteism, and independent and fearless judiciary। हम बहुत खुद किस्मत है, खुश किस्मत है कि हमारी जो सरकार होती है ना बच्चों, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। किसी भी पार्टी लीडर को एक पर्टिकुलर धर्म में बिलीव नहीं करना चाहिए, कास्टिज्म से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में एंटी सोशल, एंटी जो होते हैं ना, एंटी सोशल मूवमेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए, और फेयरलेस जुडिशरी होनी चाहिए, और इंडिया में ऐसा है। सो एन इंडिपेंडेंट एंड फेयरलेस जुडिशरी जो होती है ना, वो आपको सक्सेसफुल करती है, एक ट्रू डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको बताएं, पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो सेल्फलेस पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट और फेयरलेस जुडिशरी होनी चाहिए, साथ ही साथ में फ्री प्रेस, अगर आप अपनी प्रेस को, हमारे जो मीडिया है ना, उसको फ्री रखना चाहिए, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके, एंड श्योर गारंटीज ऑफ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और यही सब वो कारण है जिनकी वजह से एक ट्रू, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कंट्री में हो सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही छोटा है चैप्टर और बहुत ही अच्छा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। आपको अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड डे।